हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। सो आज मैं एक नए चैप्टर के साथ आपके पास नया वीडियो लेके आया हूँ। सो हमारा नया चैप्टर है कॉस्टिंग के अंदर ओवरहेड्स। ठीक है। ओवरहेड्स भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसका भी एक बिग सम आ सकता है आपको एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो ये चैप्टर को भी नेग्लेक्ट करना जरूरी नहीं है। हालांकि ये चैप्टर का सम अगर आप कॉस्ट शीट अच्छे से कर लोगे तो मे बी ऑप्शन में निकल सकता है, लेकिन स्मॉल सम अगर आ गया या MCQ आ गया तो उसके लिए इसके कॉन्सेप्ट भी अगर आपको पता होंगे ना, तो उसको अप्लाई करके आप आराम से आंसर कर सकते हो। तो इट इज बेटर इसको नेग्लेक्ट ना किया जाए और एक बार अच्छे से समझ के भी आप चले जाओ तो आपको MCQ भी आ जाएगा और स्मॉल समस भी अगर पूछेंगे ओवरहेड्स का तो वो भी आपको 100% आ जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ हम ओवरहेड्स को आगे बढ़ाते हैं। ओवरहेड्स क्या है पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये पूरे लेक्चर के अंदर आपको मैं ओवरहेड्स क्या होता है और किस टाइप के सम्स आएंगे वो सारी चीजें आपको बता दूंगा, ताकि आपको इजी रहे कि जब हम सम की प्रैक्टिस करें तो आपको हार्ड ना लगे। ठीक है। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल रह रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियोस आपको और मिलते रहने चाहिए, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग लाइक दिस। तो ओवरहेड्स से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ओवरहेड्स होता क्या है ना, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ओवरहेड्स। देखो, ओवरहेड्स एक दूसरा नाम है फॉर एक्सपेंस। सिंपल बोलूँ ना, एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम है ओवरहेड्स। कॉस्टिंग की फील्ड में, मतलब कॉस्टिंग के अंदर एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स के तरीके से जाना जाता है कि कोई भी खर्चा हुआ तो उसको ओवरहेड्स भी बुला सकते हैं। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि कई बार नॉर्मली ऐसा होता है कि सपोज आपकी कंपनी में सपोज 4-5 डिपार्टमेंट है। ठीक है। सपोज 3 डिपार्टमेंट ऐसे समझ लेते हैं। अब 3 डिपार्टमेंट के अंदर, अब जब आप वो डिपार्टमेंट में इंडिविजुअली काम चल रहा है ना, तब आप एक चीज तो आइडेंटिफाई कर देते हो कि वहां पे कितना मटेरियल यूज हुआ, कितने लेबर काम कर रहे हैं, वो सारी चीज तो समझ आ जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो इंडिविजुअली, ये तीनों डिपार्टमेंट के अंदर एक ही सुपरवाइजर है आपका, एक ही सुपरवाइजर है जो तीनों डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉय है ना उसके ऊपर वॉच रख रहा है। ठीक है। तो ये सुपरवाइजर को जो आपने सैलरी दिया, तो वो कौन से डिपार्टमेंट में अलॉट करेंगे, A में, B में या C में? वो भी दिक्कत है। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने एक मैनेजर रखा हुआ है, अब वो तीनों को सर्विस दे रहा है, तो किस डिपार्टमेंट में इसका खर्चा डालें? ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि ये A B and C एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। ठीक है। और उसके लिए आपके पास D और E, ये एक दो डिपार्टमेंट है जो ये 3 डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं। ये दो डिपार्टमेंट, D डिपार्टमेंट और E डिपार्टमेंट। अब ये D डिपार्टमेंट, E डिपार्टमेंट इनडायरेक्टली प्रोडक्शन कर रहे हैं। जो डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं कर रहे पर इनडायरेक्टली वो A B and C तीनों डिपार्टमेंट को हेल्प कर रहे हैं टू प्रोड्यूस। अब ये जो खर्चा हुआ, अब A डिपार्टमेंट, B डिपार्टमेंट, C डिपार्टमेंट तो ये प्रोडक्ट निकाल के आपको एक आउटपुट दे देगा, लेकिन ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली कोई आउटपुट नहीं देने वाला है आपको। तो इनके खर्चे कहाँ पे जाएंगे? तो इन्होंने जो खर्चे किए हैं D डिपार्टमेंट और E डिपार्टमेंट, क्या D डिपार्टमेंट और E डिपार्टमेंट ने जो खर्चे किए हैं वो खर्चे फिर ये सुपरवाइजर के, मैनेजर के, ये जितने भी खर्चे हैं, ये खर्चे बांटेंगे कैसे? तो ये सारे खर्चे जो इनडायरेक्ट नेचर के जो खर्चे होते हैं, जो डायरेक्टली आप किसी को अलॉट नहीं कर सकते, क्या बोल रहा हूं, जो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं आपके, जो डायरेक्टली आप कोई प्रोडक्ट के साथ रिलेट नहीं कर पाते, तो उसको हमें एक प्री डिटरमाइंड या एक बेस के ऊपर हमें बांटना पड़ता है या हमें अपॉर्शन करना पड़ता है उसको। तो इन दैट सिनारियो वो वाले खर्चे जो होते हैं जो हम डायरेक्टली अलोकेट नहीं कर सकते, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ रिलेट नहीं कर सकते, ऐसे वाले खर्चे को हम किसको वो क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। ऐसे वाले खर्चे को हम बोलते हैं ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स के लिए मैंने सिंपल सा एक डेफिनेशन भी लिखा हुआ, देखो, द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये है आपका ओवरहेड्स। मतलब सिंपल बोलूं तो सपोज आपने कोई भी एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो मटेरियल आप लेके आते हो, ठीक है,
तो वो जो मटेरियल लेके आते हो, जो उस जिसका यूज करके आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करोगे, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे मटेरियल भी लेके आते हो। सपोज आप ऑयल लेके आते हो, फ्यूल लेके आते हो, ये सारी चीजें भी एक मटेरियल है, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोडक्ट को हेल्प नहीं कर रही है, वो प्रोडक्ट नहीं बनता है उससे, लेकिन वो प्रोडक्शन करने के लिए हेल्प कर रही है। वो मटेरियल आपको प्रोडक्शन करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो वो मटेरियल क्या है? वो इनडायरेक्ट नेचर में आपको हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन में, वो इनडायरेक्ट नेचर में आपके प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो इन दैट सिनेरियो क्या हो जाएगा? वो ओवरहेड्स में आएगा, जिसको हम पर्टिकुलरली बेस लेना पड़ता है, जिससे आपको खर्चे को एलोकेट करना है। ठीक है? तो ओवरहेड्स मतलब क्या? डायरेक्टली आप जिसको एलोकेट नहीं कर पाते, डायरेक्टली आप कोई भी खर्चे को क्या करते हैं? एलोकेट नहीं कर पाते, कोई प्रोडक्ट के साथ रिलेट नहीं कर पाते, तो उसको आपको खर्चे को एलोकेट करना पड़ेगा। डन। तो अब क्या करना है? ये चैप्टर के अंदर आपको यही सीखना है कि अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स ओवर वेरियस डिपार्टमेंट। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर आपको क्या करना है? अपॉर्शन करना है खर्चे को। मतलब मैंने जो आपको बताया खर्चा, सपोज आपका जितना भी खर्चा हुआ, सुपरवाइजर का खर्चा हुआ है, तो अब आपको डिपार्टमेंट के अंदर वो बांटना पड़ेगा कि कौन से डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है वो। ये सेम चीज मैंने अकाउंटिंग में करवाई थी। अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन वाला जो सब्जेक्ट है, उसके अंदर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करके एक चैप्टर था, जिसके अंदर मैंने करवाया था कि आपको डिपार्टमेंट वाइज खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके अंदर भी हमने जो बेस लिए थे, यहाँ पे भी सेम टू सेम करना है। आपको खर्चे को बेस लेके वो खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है? तो अपॉर्शनमेंट, तो किस किस टाइप के ओवरहेड्स होते हैं, किस किस टाइप के खर्चे होते हैं, और कौन से बेस में उसको अपॉर्शन करना है, बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट कौन सा लेना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वो लिख लेते हैं। देखो, सपोज आपका एक एक पूरी कंपनी है, ठीक है? इसके अंदर या तो एक पूरा हेड है, उसके अंदर 5 डिपार्टमेंट है जो काम कर रहे हैं, और पूरा जो हेड, पूरा जो एक डिपार्टमेंट है, या पूरा पूरा जो आपका यूनिट है, उसके अंदर 5 जो डिपार्टमेंट है, पूरे यूनिट के लिए आपका खर्चा आया रेंट एंड रेट्स। रेंट आया, तो वो रेंट जो होगा वो पूरे यूनिट का होगा। अब वो पांचों डिपार्टमेंट के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि पांचों डिपार्टमेंट ने काम किया है, मुझे पांचों डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फिर इन दैट सिनारियो वो जो रेंट होगा वो फ्लोर स्पेस जितना जितना होगा उस रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। देखो, जितना जैसे डिपार्टमेंट में किया है, रेशियो में बांट देना है। फ्लोर स्पेस का जो रेशियो होगा, रेंट वाले खर्चे को फ्लोर स्पेस के रेशियो में बांट देंगे। सपोज आपको बोलूं रेंट का खर्चा 10,000 आया, और फ्लोर स्पेस है, सपोज 3 डिपार्टमेंट है आपके, ए बी एंड सी। सपोज 3 डिपार्टमेंट है, और फ्लोर स्पेस है आपके 500, 500 एंड 500, मतलब इक्वली बढ़ जाएगा। ठीक है? 500 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट एंड 500 स्क्वायर फीट, तीनों डिपार्टमेंट का इक्वल स्क्वायर फीट है, तो हम खर्चे को इक्वली बांट देंगे तीनों में। सिंपल है। जितना स्क्वायर फीट होगा फ्लोर स्पेस, उसके हिसाब से बांट देंगे खर्चे को। सिंपल है। अब वो जितने भी डिपार्टमेंट हो, सपोज लाइटिंग है, तो लाइटिंग का खर्चा किस में बटेगा? लाइट पॉइंट्स जितने हैं। अगर लाइट पॉइंट्स नहीं दिया है तो फ्लोर स्पेस में बट जाएगा वो। ठीक है? कैंटीन एक्सपेंस, देखो ये बेस जानना बहुत ही जरूरी है। एक बार अगर आप लर्न भी कर लोगे ना, एमसीक्यू में भी काम आ सकता है। कैंटीन एक्सपेंस, सुपरवाइजर सैलरी एंड लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। देखो, कैंटीन एक्सपेंस हो, सुपरवाइजर की सैलरी हो, ये सारे खर्चे आपको नंबर ऑफ वर्कर के ऊपर आपको बांटने हैं। ठीक है? नंबर ऑफ वर्कर जितने भी होंगे, ये सारे खर्चे आपको उसके ऊपर बांटने हैं। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम आपको हमेशा याद रखना है कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट। सपोज आपने इंश्योरेंस प्रीमियम कोई एसेट के लिए, मशीनरी है आपकी, बहुत ही बड़ी एक मशीनरी है। ठीक है? अब वो मशीनरी जो है, वो मशीनरी के लिए आपने प्रीमियम पे किया। अब वो मशीनरी 3-4 डिपार्टमेंट वाले वहां पे काम करते हैं, 3-4 डिपार्टमेंट वाले वही मशीनरी का यूज करके काम करते हैं। तो फिर इन दैट सिनारियो, जितने जितने कैपिटल वैल्यू जितनी होगी, उसके हिसाब से आपको बांटना पड़ेगा। ठीक है? कैपिटल वैल्यू के हिसाब से। इनडायरेक्ट वेजेस हमेशा डायरेक्ट वेजेस के ऊपर आपको प्रपोर्शन में, मतलब डायरेक्ट वेजेस आपको दिया ही होगा कि डायरेक्ट वेजेस इतना है, तो डायरेक्ट वेजेस जितना भी प्रपोर्शन होगा उसका, उस प्रपोर्शन के हिसाब से आपको इनडायरेक्ट वेजेस को आपको बांट देना है। डन। पावर, पावर आपने जितना यूज किया होगा, पावर में क्या, हॉर्स पावर जितना यूज हुआ होगा, या तो किलोवाट जितना यूज हुआ होगा, जितने डिपार्टमेंट में, उस रेशियो में बांट देंगे। टेक्निकल डायरेक्टर्स फी, अब टेक्निकल डायरेक्टर ने जितना टाइम डिवोट किया है, जहां जहां पे उस डिपार्टमेंट के हिसाब से उसका खर्चा उस डिपार्टमेंट में बांट देना है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईएसआई का खर्चा जो है डायरेक्ट वेजेस में बढ़ता है, क्योंकि वो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय डिफर करता है। तो ईएसआई जो है, ईएसआई याद रखना, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि ईएसआई का खर्चा है वो डायरेक्ट वेजेस के एंटर में कर सकता है। वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी मतलब फैक्ट्री में जो मैनेजर जो होता है ना, उसकी सैलरी। वर्क मैनेजर की सैलरी डायरेक्ट लेबर आवर्स में जाती है,
या तो फिर टाइम डिवोट जितना किया है उसके हिसाब से। कुछ ना दिया हो तो वर्क मैनेजर की सैलरी डायरेक्ट लेबर आवर्स में जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज याद रखना। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट, सॉरी, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, प्लांट का डेप्रिसिएशन है तो प्लांट की कैपिटल वैल्यू जहां जहां पे जितनी होगी उसके हिसाब से बटेगा। एंड जनरल एक्सपेंडिचर, जब भी जनरल एक्सपेंडिचर वर्ड यूज हुआ तो वो खर्चे जो है डायरेक्ट वेजिस में बटेंगे। ठीक है। ऐसा ओवरहेड्स का जो चैप्टर है या ओवरहेड्स जो होते हैं वो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जनरल एक्सपेंडिचर जो है वो नॉर्मली एम्प्लॉयज के रिलेटेड होते हैं। तो एम्प्लॉयज की जो डायरेक्टली आप रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं ना वो डायरेक्ट वेजेस जितना भी है उसके प्रपोर्शन में आपको बांट देना है। तो जनरल एक्सपेंडिचर, देखो ईएसआई एंड जनरल एक्सपेंडिचर जो है वो डायरेक्ट वेजेस के प्रपोर्शन में बांटेंगे। वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। डन है। अब आपका मेथड्स है, देखो कौन सी मेथड्स आप सीखोगे। मेथड टू डिस्ट्रीब्यूट सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब आप बोलोगे सर सर्विस डिपार्टमेंट या तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या होता है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, लॉजिकली समझने की कोशिश करना। पहले मैंने जो एग्जांपल दिया था वही मैं दे रहा हूँ। सपोज ये 3 डिपार्टमेंट है और उसके बाद ये 2 डिपार्टमेंट है। देखो ये 3 डिपार्टमेंट जो है, मान लेते हैं कि ये 3 डिपार्टमेंट आपको प्रोडक्शन करके दे रहे हैं। ये आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। पहले 3 डिपार्टमेंट जो है ए बी एंड सी, वो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऐसा मान लेते हैं। कोई एक यूनिट है, वो यूनिट के अंदर 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली प्रोडक्शन के लिए हेल्प कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं कर रहे। एंड 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो आपको सर्विस दे रहे हैं, जो सर्विस डिपार्टमेंट है। सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब क्या, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं कर रहे। वो क्या, ये 2 डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब क्या, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, वो ये 3 डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं। देखो ये 3 डिपार्टमेंट में क्या होगा, नॉर्मली आप सोचो कि ये 3 डिपार्टमेंट जो है, ये ए बी एंड सी, ये 3 डिपार्टमेंट में लेबर्स होंगे, ये 3 डिपार्टमेंट में बहुत सारे वर्कर्स होंगे, मैनेजर होंगे। ठीक है। अब ये 3 डिपार्टमेंट को संभालने के लिए, ये 3 डिपार्टमेंट को संभालने के लिए सर्विस डिपार्टमेंट रखना भी तो जरूरी है कि वहां पे क्या हो रहा है, किस हिसाब से होगा, उसकी पॉलिसी मेकिंग, उसके डिसीजंस, ये सारे खर्चे करने के लिए, ये सारे डिसीजन लेने के लिए, हेल्प करने के लिए, वो मैनेज करने के लिए, ये ऑफिस करने के लिए वो सर्विस डिपार्टमेंट भी होना जरूरी है। ठीक है। तो अब ओवरहेड्स, कॉस्टिंग में क्या होता है नॉर्मली कि हमें प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जाननी होती है। अब सर्विस डिपार्टमेंट में कोई प्रोडक्ट तो बनता नहीं है, तो उसका जो खर्चा हो रहा है ना, वो खर्चा हमें क्या करना पड़ता है, जहां जो डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन होता है ना वहां पे उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। क्यों ट्रांसफर करना पड़ता है, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट में नो प्रोडक्शन, कोई यूनिट बनता ही नहीं है, कोई आउटपुट आता ही नहीं है। तो ये सर्विस डिपार्टमेंट के जो भी खर्चे हैं ना, सर्विस डिपार्टमेंट के जो भी खर्चे आए वो क्या करने पड़ेंगे, वो खर्चों को आपको ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ऑन अ रीजनेबल मेथड। जो आप मेथड फॉलो करना चाहते हो, आपकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस होगी, आपको जो मेथड ठीक लगे कि हाँ ये मेथड हमारे खर्चों को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, या जिस हिसाब से हमारे खर्चे हो रहे हैं उस हिसाब से ये मेथड वो शो कर रही है, तो उस हिसाब से आपको मेथड के हिसाब से ये मेथड का यूज करके आपको सर्विस डिपार्टमेंट के जितने भी खर्चे हैं ना वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देने होते हैं। क्यों, क्योंकि हम जब कॉस्ट निकालते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो हम सर्विस डिपार्टमेंट को तो वहां पे नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट तो कोई यूनिट बनता ही नहीं है, कोई आर्टिकल बनता ही नहीं है, तो वहां के खर्चे का क्या करेंगे। इसी वजह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी होता है। तो अब यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सबसे पहली प्रोसेस क्या की थी, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डिपार्टमेंट का खर्चा निकालना होता है। वो डिपार्टमेंट का खर्चा मैंने आपको बताया ओवरहेड एंड बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट के हिसाब से होता है। पहले हम खर्चे निकालते हैं सारे डिपार्टमेंट के, फिर हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देंगे। ठीक है। तो वो डिपार्टमेंट में बांटने के लिए 4 मेथड है। नॉर्मली आपके लिए तो ये 3 मेथड ही काम की है, ये मेथड आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है स्टेप लेडर मेथड। ये मेथड जो है वो उसके समझ में हम आपको इंट्रोडक्शन नेक्स्ट में दे दूंगा कि स्टेप लेडर मेथड क्या होता है, स्टिपेटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड क्या होता है। इट इज वेरी इजी।
सिर्फ आपको बेसिस वाइज आपको एक्सपेंडिचर करना, एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए, बाकी मेथड तो इजी है। एक है स्टेप लैडर मेथड, सेकंड है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, थर्ड है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, एंड फोर्थ है ट्रायल एंड एरर मेथड। ये आपको डायरेक्टली बोल ही देंगे कि आपको कौन सी मेथड से ये सम करना है, तो आपको इतना ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपको वो बोलेंगे उस हिसाब से हम क्या करेंगे, आप खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो इतना आपका जो नॉर्मली मैंने आपको बताया, ये आपका इंट्रोडक्शन है कि आपको ये एक ओवरव्यू था कि ओवरहेड्स के चैप्टर में आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो कवर करनी रहेगी, ठीक है। तो इतनी चीज जो थी आपको कि पहले आपको क्या समझना है कि ओवरहेड क्या होता है, फिर उसका ओवरहेड जितने जितने खर्चे हैं कौन से बेसिस में उसको बांटना है वो बेस जानने जरूरी है, वो बेस के बाद क्या क्या मेथड है वो जानना जरूरी है। तो स्टेप लेडर, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड एंड ट्रायल एंड एरर मेथड, ये 4 मेथड है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको सम्स भी करवा दूंगा, सम का इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि सम कैसे होते हैं, एंड देन मैं आपको जो एग्जामिनेशन में पूछे गए सम्स है कैसे पूछते हैं वो वाले सम्स इजीली आपको करवा दूंगा। इट इज वेरी इजी चैप्टर, इजी टू अंडरस्टैंड, कुछ ज्यादा रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यू एंजॉय माय लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।